बच्चों आज हम करने वाले हैं ग्रेविटेशन का रिमेनिंग पोर्शन। ठीक है, तो रिमेनिंग पोर्शन करते हैं। शुरुआत हम करेंगे थ्रस्ट एंड प्रेशर से, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने यही छोड़ा था। ओके, तो थ्रस्ट एंड प्रेशर देखो, सबसे पहले थ्रस्ट क्या होता है पहले हमें ये जानना होगा। थ्रस्ट का मतलब है परपेंडिकुलर फोर्स। जब हम परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं तो उसे बोलते हैं थ्रस्ट। और प्रेशर का मतलब होता है फोर्स ऑन अ यूनिट एरिया, यानी कि जब हम फोर्स लगाते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया पे तो उस एरिया में लगने वाले फोर्स को प्रेशर कहते हैं। ठीक है, अभी जब हम 1 to 1 जाएंगे, एक एक वर्ड पढ़ेंगे, तब आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखते हैं क्या लिखा है आपकी बुक में। आपकी बुक में लिखा है, हैव यू एवर वंडर्ड why a camel can run in a desert easily, why an army tank weighing more than 1,000 tons rests upon a continuous chain, why a truck or a motor bus has much wider tires, why cutting tools have sharp edges. In order to address these questions and understand the phenomena involved, it has to introduce the concept. अब ये सारी चीजें जो अभी हमने डिस्कस की कि भाई कैमल जो है वो आसानी से चल लेता है रेगिस्तान में, जो टैंक है उसके व्हील्स के नीचे एक चेन होती है। ठीक है, और जितने हैवी व्हीकल्स होते हैं उनके जो टायर्स बनाए जाते हैं वो बहुत ही ब्रॉड बनाए जाते हैं। तो इन सब के पीछे क्या रीजन, तो ये रीजन हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं। ठीक है, ओके, कंटिन्यू करते हैं रीडिंग। हम रीड कर रहे हैं ये वाला पोर्शन। ओके, of the net force in a particular direction, thrust and the force per unit area is pressure acting on the object concerned. ठीक है, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि थ्रस्ट क्या होता है और प्रेशर क्या होता है। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग्स ऑफ थ्रस्ट एंड प्रेशर बाय कंसीडरिंग द फॉलोइंग सिचुएशन। तो अब हम एक सिचुएशन के साथ इस थ्रस्ट को और प्रेशर को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्या है सिचुएशन, देखो सिचुएशन में लिखा हुआ है, यू विश टू फिक्स अ पोस्टर ऑन अ बुलेटिन बोर्ड एज शोन इन द फिगर 10.3। नीचे फिगर बनी हुई है। टू डू दिस टास्क यू विल हैव टू प्रेस ड्राइंग पिन्स with your thumb. You apply a force on the surface area of the head of the pin. This force is directed perpendicular to the surface area of the board. This force acts on a smaller area at the tip of the pin. ठीक है, तो मतलब क्या है कि जब हम तो एक पिन को अगर हमें यूज करना है तो पिन जो होती है वो कुछ इस टाइप की होती है, मतलब आगे से वो शार्प होती है और पीछे से थोड़ी सी ब्रॉड होती है। ठीक है, और ऊपर वो एक सर्कुलर शेप में होती है। ठीक है, लाइक दिस। तो जिससे क्या है कि आप आसानी से इस पे ऊपर से प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं, और वो सारा का सारा जो प्रेशर है, जितना भी फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं, वो सारा का सारा कहाँ यूज हो रहा है, इस पॉइंट पे। तो जितना भी फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं वो सारा का सारा फोर्स एक पॉइंट पे काम कर रहा है।
तो इस वजह से जो ड्राइंग, ये जो पिन है हमारी, ड्राइंग पिन जिसे कहते हैं, वो आसानी से इंसर्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी सिचुएशन है समझने के लिए कि भाई थ्रस्ट क्या है और प्रेशर क्या है। तो इस तरीके से हम समझ सकते। तो ये एक बहुत अच्छी सिचुएशन थी आपको समझाने के लिए कि थ्रस्ट और प्रेशर कैसे काम करता है। एक और सिचुएशन देखते हैं इसमें क्या है। सिचुएशन 2। तो सिचुएशन 2 में हमें दे रखा है कि यू स्टैंड ऑन लूज सैंड। ठीक है, रेत पे खड़े हैं। योर फीट गो डीप इनटू द सैंड। आपके पैर रेत में अंदर चले जाएंगे, धंसने लगेंगे। नाउ लाई डाउन ऑन द सैंड। अब खड़े थे, अब आप लेट जाइए उसी सैंड के ऊपर। यू विल फाइंड दैट योर बॉडी विल नॉट गो दैट डीप इन द सैंड। तो जितना आप पहले अंदर गए थे सैंड के अंदर, अब आप उतना अंदर नहीं जाएंगे। In both cases, the force exerted on the sand is the weight of your body. हालांकि दोनों ही कंडीशन में जो फोर्स है वो तो सेम है, क्योंकि बॉडी हमारी है, वेट भी सेम है। तो लगने वाला फोर्स सेम है, लेकिन जिस एरिया पे वो फोर्स काम कर रहा था पहले, वो अलग है, और बाद में वो भी अलग है। क्योंकि पहले जब हम खड़े थे तो हमारे पैरों ने बहुत छोटा सा एरिया कवर कर रखा है, और जब हम लेट गए तो हमारी बॉडी ने बहुत बड़ा एरिया कवर किया, जिसकी वजह से ये डिफरेंस आया। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। आगे इसी चीज को थोड़ा सा और डिस्क्राइब किया गया है, तो हम 1 to 1 ले लेते हैं। देखो, यू हैव लर्न दैट वेट इज द फोर्स acting vertically downwards. Here the force is acting perpendicular to the surface of the sand. The force acting on the object, या an object perpendicular to the surface is called thrust. ठीक है बच्चों, तो पहली काम की चीज हमें मिल चुकी है जो आपको याद करनी होगी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं नोट इट डाउन करने। तो पहली जो काम की चीज है वो ये है, द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू दी, ये देखिए, परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि थ्रस्ट क्या होता है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज थ्रस्ट, तो आपको सिंपली लिख देना है कि द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। ठीक है, तो बच्चों ये आपको कॉपी करना है, और जब हम ऑफलाइन में मिलेंगे तो मैं ये चेक करूंगा और साथ में सुनूंगा भी ये डेफिनेशन। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है, व्हेन यू स्टैंड ऑन लूज सैंड द फोर्स दैट इज द वेट ऑफ योर बॉडी इज एक्टिंग ऑन एन एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ योर फीट। When you lie down, the same force acts on an area equal to the contact area of your whole body, which is larger than the area of your feet. Thus, the effects of forces of the same magnitude on different areas are different. In the above cases, thrust is the same, but effects are different. Therefore, the effect of thrust depends on the area on which it acts. The effect of thrust on sand is larger while standing than while lying. The thrust on unit area is called pressure. ठीक है, तो बच्चों दूसरी काम की चीज भी हमें मिल चुकी है, वो भी आपको नोट डाउन करनी होगी और उसको लर्न भी करना होगा। ठीक है, तो जिन बच्चों के साथ मैं ऑफलाइन मिलने वाला हूँ उनका तो मैं चेक कर ही लूंगा, और जिन बच्चों के साथ मैं ऑफलाइन नहीं मिलने वाला हूँ उनको ये अपने अपने टीचर्स को चेक कराना। ठीक है, या खुद ब खुद याद रखना। तो दूसरी काम की चीज है हमारी द थ्रस्ट ऑन यूनिट एरिया।
इज कॉल्ड प्रेशर। तो ये किसकी डेफिनेशन है? प्रेशर। तो हमारे पास दो काम की चीज आ चुकी है, एक है थ्रस्ट और एक है प्रेशर। दोनों की डेफिनेशन मैं बता चुका हूं आपको, आपने कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद उनको लर्न करना है। ठीक है, तो ये काम आपका है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे है, आगे एक और काम की चीज है जो आपको कॉपी भी करनी पड़ेगी और याद भी करनी पड़ेगी। वो काम की चीज क्या है? वो काम की चीज है ये फॉर्मूला। देखो क्या लिखा है, प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। ठीक है, तो ये एक बहुत ही काम का फॉर्मूला है, आपको लिखना है और लिख के इसे याद करना है और बार बार इसे रिवाइज करते रहना है जिससे कि आप इसे भूल ना जाए। ओके, चलिए आगे लिखा है, सब्स्टिट्यूटिंग द एसआई यूनिट ऑफ थ्रस्ट एंड एरिया in equation we get the SI unit of pressure as Newton meter square। ठीक है, तो SI यूनिट की जहां तक बात है, थ्रस्ट की, थ्रस्ट क्या है? फोर्स है, और फोर्स की SI यूनिट क्या होती है? न्यूटन। और एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो हमारे प्रेशर की यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कैसे लिखेंगे आप? या तो आप ऐसे लिखेंगे न्यूटन स्लैश मीटर स्क्वायर, या आप लिखेंगे न्यूटन मीटर रेस टू पावर 2 की जगह -2। ठीक है, तो ये दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं, और तरीके लिखना ये। तो या तो आप ऐसे लिख सकते हैं या आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन सा वे सिलेक्ट करते हैं अपनी राइटिंग के। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या है। इन ऑनर ऑफ साइंटिस्ट ब्लेज पास्कल। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम है ब्लेज पास्कल। द SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड पास्कल। लेकिन जो एक साइंटिस्ट हैं ब्लेज पास्कल को, उनके ऑनर के लिए हमने क्या किया? प्रेशर की यूनिट पास्कल रखी, एंड दिस पास्कल इज डिनोटेड बाय PA। ओके, यानी कि जो प्रेशर है वो आप एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी मर्जी से, जिस वे में भी आप उसे एक्सप्रेस करना चाहें। जैसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं उसे, आप ऐसे भी लिख सकते हैं उसे, आप उसे ऐसे भी लिख सकते हैं, और आप उसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपने कौन सा तरीका अपनाना है। क्लियर हो गया? ओके, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चों एक एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल आपने खुद ट्राई करना है। ठीक है, या फिर जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे इस चैप्टर के, तब मैं उस वीडियो में दूं। ओके, चलिए, तो ये एग्जाम्पल आपने खुद ही ट्राई करना है इसको, क्योंकि हम अभी थियरी डिस्कस कर रहे हैं, तो थियरी पे रहने वाला। ओके, तो आगे पढ़ते हैं, आगे क्या है। आगे लिखा है, thus the same force acting on a small area exerts a larger pressure and a smaller pressure on a larger area. This is the reason why a nail has a pointed tip, knives have sharp edges, and buildings have wide foundation। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो नाइफ्स होते हैं उनकी जो टिप होती है वो शार्प क्यों होती है, जिससे कि वो आसानी से कट कर पाए। जो नेल्स हैं उनकी भी टिप शार्प है, जिससे कि वो आसानी से इंसर्ट होते हैं। और जो बिल्डिंग्स हैं उनके फाउंडेशन ब्रॉड है, जिससे कि वो आसानी से नीचे ना जाए। ओके, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रेशर इन फ्लूइड। तो प्रेशर इन फ्लूइड का मतलब यह है कि जैसे हमने डिस्कस किया प्रेशर, तो क्या फ्लूइड के अंदर भी किसी टाइप का प्रेशर होता है? तो अब हम वो डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो इसको डिस्कस करने के लिए देखते हैं क्या लिखा है आपकी बुक में। लिखा है, ऑल लिक्विड्स एंड गैसेस आर फ्लूइड्स। अ सॉलिड exerts pressure on a surface due to its weight. Similarly, fluids have weight
and they also exert pressure. ठीक है, तो वो भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ठीक है, तो एक बात तो ये हो गई कि भाई जो फ्लूइड्स हैं वो भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है ये जो फ्लूइड्स हैं, ये जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, इनका रीजन क्या है? देखो, exert pressure on the base and walls of the container in which they are enclosed. Pressure exert in any confined mass of fluid is transmitted undiminished in all direction. ठीक है, तो सारी डायरेक्शन में ये काम करता है। ओके, तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या है, वो है बॉयंसी। ठीक है, तो देखते हैं कि आपकी बुक में इसके बारे में क्या लिखा हुआ। तो इसके बारे में देखो, पढ़ते हैं 1 to 1। तो जब हम इसका 1 to 1 करते हैं तो इसमें हमें मेनली जो डिस्कस कर रहा है आपकी बुक के अंदर, उसमें सबसे पहले तो यह है कि हैव यू एवर हैड अ स्विम इन अ पूल एंड फेल्ट लाइटर? कि क्या कभी स्विमिंग करते हुए आपने अपने आप को लाइटर फील किया है? हैव यू एवर ड्रॉन वाटर फ्रॉम अ वेल एंड फेल्ट दैट द बकेट ऑफ वाटर इज हेवियर व्हेन इट इज आउट ऑफ द वाटर? And have you ever wondered why a ship made of iron and steel does not sink in seawater? But while the same amount of iron and steel in the form of a sheet would sink, these questions can be answered by taking buoyancy in consideration. तो अगर हम buoyancy को consideration में रखेंगे तो हम इन सारे सवालों के जवाब दे पाएंगे कि हम पानी के अंदर हल्का क्यों फील करते हैं, कि इतना भारी जहाज पानी में तैरता कैसे है, कि क्यों जब हम कुएं से बाल्टी खींचते हैं, कुएं से पानी भरते हैं, तो जब तक बाल्टी पानी के अंदर होती है तो हमें वो हल्की नजर आती है, और जैसे ही पानी के बाहर आती है वो भारी हो जाती है। तो ऐसे सारे सवालों के जवाब हम इसमें दे सकते हैं। तो एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी हम जरूर करेंगे क्योंकि एक्टिविटी में बहुत सारी नॉलेज हो। देखिए क्या एक्टिविटी है। टेक एन एम्प्टी प्लास्टिक बोतल, सबके पास होगी, सब ले सकते हैं। क्लोज द माउथ ऑफ द बोतल विद एन एयर टाइट स्टॉपर, जो बोतल है उसको बंद कर देना जिससे कि उसमें हवा कैप्चर हो। पुट इट इन अ बकेट फिल्ड विद वाटर, यू सी दैट द बोतल फ्लोट्स, जब आप इसे पानी में डालेंगे तो ये फ्लोट करेगी, तैरेगी। पुट द बोतल इनटू द वाटर, यू फील एन अपवर्ड पुश, और इस बोतल को जब आप पानी के अंदर फोर्स करेंगे तो आप देखेंगे कि पानी के अंदर से भी एक फोर्स काम कर रहा है जो इस बोतल को ऊपर की ओर लेके आने की कोशिश कर रहा है। ट्राई टू पुश इट फर्दर डाउन एंड यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू पुश डीपर एंड डीपर। इसका क्या मतलब है कि जैसे जैसे आप पानी के डीप पर जा रहे हैं वैसे वैसे जो फोर्स है वो बढ़ता जा रहा है। This indicates that the water exerts a force on the bottle in the upward direction. अब इससे हमें क्या पता लगा? इससे हमें ये पता लगा कि जो वाटर है वो ऊपर की ओर एक फोर्स एक्सर्ट कर, goes on increasing as the bottle is pushed deeper. तो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे वैसे ये फोर्स बढ़ता जाता है till it is completely immersed, और जब तक ये पूरी तरीके से डूब नहीं जाती है। Now release the bottle, it becomes back to the surface, और जैसे ही आप बोतल को छोड़ेंगे तो बोतल वापस से सरफेस के ऊपर आ जाएगी। ठीक है, ओके। Does the force due to the gravitational attraction of the earth act on this bottle? If so, why doesn't the bottle stay immersed in water after it is released? How can you immerse the bottle in water? तो अब अगर इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं तो आपको आगे पढ़ना पड़ेगा। तो आगे पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है। एनसीईआरटी की जो बुक है वो बहुत अच्छी बुक है, और अगर इस बुक को आप बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, इसके एक एक वर्ड को पढ़ना पड़ेगा बेटा,
क्योंकि इस बुक में बहुत नॉलेज, ठीक है। ये जो बुक है, इसके जो क्रिएटर्स हैं, मतलब इस बुक को लिखने वाले जो लोग हैं, वो बहुत ही स्कॉलर टाइप के लोग हैं, और बहुत ही अच्छे से ये बुक लिखी गई। एक एक वर्ड आपके लिए यूजफुल है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। वाटर ऑन द बॉटल इज ग्रेटर देन इट्स वेट, therefore it rises up when released. To keep the bottle completely immersed, the upward force on the bottle due to water must be balanced, and this can be achieved by an externally applied force acting downwards. And this force must at least be equal to the difference between the upward force and the weight of the bottle. तो अगर आप चाहते हैं कि बोतल आपकी डूब जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा। कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? जैसे मान लीजिए ये आपकी बोतल है और आप चाहते हैं कि ये बोतल पानी के अंदर डूब जाए, तो इस पे नीचे से फोर्स काम कर रहा है जो इसे ऊपर की ओर लेके जा रहा है। आपको ऊपर से एक फोर्स, इस पर फोर्स लगाना पड़ेगा जिससे कि ये नीचे की तरफ। और अगर ये दोनों फोर्सेस, अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स, बैलेंस हो जाते हैं, तब ये बोतल ऊपर नहीं आती, अदरवाइज ऊपर आ जाएगी। सिंपल, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। The upward force exerted by the water on the bottle is known as upthrust or buoyant force। देखा? तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें मिली है, और मैं उसे हाईलाइट कर रहा हूं। आप उसे कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद लर्न करेंगे, ठीक है। ओके, तो दिस इज द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है। क्या इंफॉर्मेशन है ये, देख लीजिए। The upward force exerted by the water on the bottle is known as upthrust or buoyant force। तो यहाँ बोतल की जगह आप कोई ऑब्जेक्ट ले सकते, ठीक है। बोतल की जगह यहाँ आप ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि आप जब ये डेफिनेशन लिखेंगे तो उसमें आप बोतल का एग्जांपल नहीं देने वाले। तो आप लिखेंगे द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द ऑब्जेक्ट, ठीक है, इज नोन एज अपथ्रस्ट और buoyant फोर्स। और दा को भी एन कर सकते, क्योंकि दा तो डेफिनेट के लिए यूज होता है और हम तो रैंडमली कोई ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, तो हो जाएगा ये एन, ठीक है। और बॉटल की जगह हो जाएगा ऑब्जेक्ट, बाकी सब सेम रहने वाला, ठीक है। तो द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज अपथ्रस्ट और buoyant फोर्स। क्लियर हो गया? तो ये एक और डेफिनेशन मिल गई है हमें काम की, जो हमें लिखनी है अपनी नोटबुक्स में और याद करनी है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है? आगे लिखा है कि वाई ऑब्जेक्ट्स फ्लोट और सिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो थोड़ा बहुत आइडिया तो हमें हो चुका है कि अगर buoyant फोर्स ज्यादा है और बॉडी वेट कम है तो फ्लोट करेगा, अगर buoyant फोर्स कम है, बॉडी वेट ज्यादा है, तो सिंक करेगा। तो एक थोड़ा बहुत आइडिया है हमारे पास, बाकी पूरा आइडिया हम लेते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? आगे देखिए, सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। Let us do the following activities to arrive at an answer for the above question। क्वेश्चन क्या? Activity: take a beaker filled with water, take an iron nail and place it on the surface of the water, observe what happens। ऑब्वियस सी बात है, जो नेल है वो सिंक करता है ना। ओके, आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। ये देखिए, ये वो एक्टिविटी की पिक्चर है जो हमने अभी की है। तो लिखा है द नेल सिंक्स, द फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन द आयरन नेल पुल्स इट डाउनवर्ड्स।
There is an upthrust of water on the nail which pushes it upwards, but the downward force acting on the nail is greater than the upthrust of water on the nail. So it sinks. समझ आया? कहने का मतलब ये है कि नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा था वो ज्यादा, तो जब नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स ज्यादा है तो क्या होगा, ये जो फोर्स है ये ज्यादा है, यहाँ नीचे फोर्स ज्यादा लग रहा है, और जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है वो कम लग रहा है। ओके, तो होगा क्या, ये नीचे चला गया। अच्छा है, और दूसरे केस में यहाँ एक कॉर्क भी ले रखी है, तो कॉर्क पे जो नीचे की तरफ फोर्स है वो कम है क्योंकि कॉर्क हल्की होती है, और ऊपर की तरफ जो लगने वाला फोर्स है वो ज्यादा, जिसकी वजह से कॉर्क फ्लोट करता है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल वे में हम इस चीज को समझ सकते हैं और याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छी बुक है ये, आप इसके एक एक वर्ड को ढंग से पढ़िए, समझिए, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले। ओके, चलिए एक्टिविटी देखते हैं क्या कहती है एक्टिविटी। एक्टिविटी कहती है टेक अ बीकर फिल्ड विद वाटर, टेक अ पीस ऑफ कॉर्क एंड आयरन नेल ऑफ इक्वल मास, प्लेस देम ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस। तो जो एक्टिविटी हमने की थी उसी का पार्ट है, तो वो पार्ट तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो अब हमें इसमें ज्यादा जाने की जरूरत है नहीं। ठीक है, ये जो पैराग्राफ है ये पैराग्राफ भी उसी के बारे में है। ठीक है, लेकिन इसमें एक दो टर्म है जो अच्छी है, तो इसलिए हम इसे पढ़ें। देखिए क्या लिखा है, द कॉक फ्लोट्स व्हाइल द नेल सिंक्स, ये हम पीछे कर चुके हैं। दिस हैपेंस बिकॉज द डिफरेंस इन देयर डेंसिटी। अब देखो यहाँ पे एक नया वर्ड यूज हुआ है डेंसिटी, तो पहले हम इसे समझते हैं ये क्या है। डेंसिटी का मतलब होता है मास, मास पर वॉल्यूम, पर वॉल्यूम। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम ज्यादा है, मास कम है, तो उसकी डेंसिटी कम होगी, और अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है वॉल्यूम कम, तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। मतलब सिंपल है, क्योंकि डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो है मास अपॉन वॉल्यूम, तो एक फ्रैक्शन हमें नजर आ रही है। तो अगर हमारा न्यूमरेटर ज्यादा है डिनोमिनेटर कम है, तो यानी कि जो आंसर है इसका वो ज्यादा आने वाला है, यानी कि डेंसिटी ज्यादा है। और अगर इसका उल्टा है, यानी कि मास कम है और वॉल्यूम ज्यादा है, तो उस केस में इसका आंसर कम आने वाला है, यानी कि डेंसिटी कम है। तो अब कौन सा ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, कौन सा ऑब्जेक्ट स्विम करेगा, वो डिपेंड करता है डेंसिटी के ऊपर। अगर डेंसिटी ऑब्जेक्ट की वाटर की डेंसिटी से कम है तो वो फ्लोट करेगा, अगर ज्यादा है तो वो sink। ठीक है, तो एक नई चीज थी डेंसिटी, तो मैंने आपको बताया फॉर्मूला है, आपको याद कर लेना चाहिए। ठीक है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो यहाँ भी लिखा हुआ है, तो इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं और आप इसे याद कर सकते हैं लिख के। तो कहाँ लिखा है, यस, द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, यहाँ से आप इसको लर्न करना पड़ेगा आपको। ओके, यहाँ से हम इसे हाईलाइट कर देते हैं, द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, ये ये वाला पूरा पोर्शन आपको कॉपी करना है और याद करना है। ठीक है, तो द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट, बस। ठीक है, तो पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब ये है कि अगर यूनिट 1 है, वॉल्यूम जो है वो 1 है, तो डेंसिटी जो है वो मास के बराबर है। इसका ये मतलब भी हम निकाल सकते हैं। चलो आगे देखते हैं, आगे द डेंसिटी ऑफ अ कॉक इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। दिस मीन्स दैट द upthrust of water on the cork is greater than the weight of the cork, so it's floating। अच्छा समझ आई? जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि अगर डेंसिटी कम है किसी भी ऑब्जेक्ट की वाटर से, तो वो फ्लोट करेगा, और अगर उसकी डेंसिटी ज्यादा है वाटर से तो वो सिंक करेगा। तो आपको ये याद रखना है कि डेंसिटी प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल वेदर
to judge whether an object will sink or float. Clear? Okay. आगे लिखा है the density of an iron nail is more than the density of water. This means that the upthrust of water on the nail is less than the weight of the nail, so it sinks. Therefore, object of density less than that of a liquid float on the liquid, the object of density greater than that of a liquid sink in the liquid. Okay? ठीक है, तो ये हमारा पार्ट यहां तक होगा. क्लियर है? ओके. जैसे कि आप समझ ही रहे हैं कि मैं आपकी अपनी बुक को ही रीड करूं, तो बेटर ये है कि जब आप इसे मेरे साथ देख रहे हैं तो आप अपनी बुक लेके बैठें, जिससे कि मेरी जो मैं रीड कर रहा हूँ वो आप अपनी बुक में साथ के साथ देखते रहें, मार्क करते रहें, हाईलाइट करते रहें. ठीक है? तो ये ज्यादा अच्छा तरीका होगा चीजों को ज्यादा अच्छे से समझने. ठीक है? इसके बाद बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जिसे हम कहते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल. ठीक है? नाम याद कर लो, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल. ठीक है? अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्स पॉइंट ऑफ. तो अगर एग्जाम में आपको मार्क्स चाहिए तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है. ठीक है? पढ़ते हैं जरा क्या कहता है ये. तो इसमें भी एक एक्टिविटी हमें दे रखी है, तो पहले ये एक्टिविटी पढ़ लेते हैं. एक्टिविटी है टेक अ पीस ऑफ स्टोन एंड टाई इट टू वन एंड ऑफ अ रबर स्ट्रिंग और अ स्ट्रिंग बैलेंस. Suspend the stone by holding the balance or the string as shown in the figure. फिगर ऊपर है वो दिखाता हूँ मैं अभी आपको. Note the elongation of the string or the reading on the string balance due to the weight of the stone. Now slowly dip the stone in the water in a container as shown in the figure. ठीक है? तो ये ऊपर बनी हुई है फिगर. तो एक्टिविटी का जो रिमेनिंग पार्ट है वो ऊपर की तरफ है. ये ऊपर करते हैं. ये देखिए, ये एक्टिविटी. तो ये फिगर में आप देख रहे हैं, इस तरीके से स्टोन आपने बांधा है और उसे आप वाटर में इमर्स कर. Observe what happened to elongation of the string or the reading on the balance. तो इसमें है क्या कि जैसे ही आप पानी के अंदर डुबेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो स्टोन है उसका वेट कम हो रहा है. क्यों कम हो रहा है? क्योंकि उस पर नीचे से अपथ्रस्ट काम कर रहा है. और जैसे ही आप स्टोन को बाहर निकाल लेंगे पानी से तो उसका वेट बढ़ जाएगा. क्यों? क्योंकि वो अपथ्रस्ट जो काम कर रहा था उसने तो काम करना बंद कर. तो आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है. फोकस ऑन द रेक्टेंगल. You will find that the elongation of the string or the reading of the balance decreases as the stone is gradually lowered in the water. However, no further change is observed once the stone gets fully immersed in the water. So what do you infer from the decrease in the extension of the string or the reading of the string balance? ठीक है? तो ये ऑलमोस्ट वही है जो मैं आपको पैराग्राफ से पहले ही बता चुका. ओके, आगे देखते हैं. आगे इसमें जो हमें दे रखा है वो है, वी नो दैट द elongation produced in the string or the string balance is due to the weight of the stone. Since the extension decreases once the stone is lowered in water, it means that some force acts on the stone in upward direction. As a result, the net force on the string decreases and hence the elongation also decreases. As discussed earlier, this upward force exerted by water is known as buoyant force या force of buoyancy. ठीक है? तो फोर्स ऑफ बुओयेंसी क्या होता है, ये भी एक क्वेश्चन तो बन ही सकता है. फोर्स ऑफ बुओयेंसी. तो फोर्स ऑफ बुओयेंसी के क्या लिखेंगे? फोर्स ऑफ बुओयेंसी में लिखेंगे द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स ऑफ बुओयेंसी. ठीक है?
तो आप यहां से इसे लिख सकते हैं, यहां से आप इसे लिख लीजिए। ये हमारा पूरा हो गया और इसमें कुछ चेंजेस करने हैं। वो चेंजेस क्या करने हैं मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले तो ये दिस है, इसकी जगह लिखेंगे दा। ठीक है, दा। द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर। और वाटर के बाद यहाँ हमें इंसर्ट करना होगा ऑन एन ऑब्जेक्ट। ऑन एन ऑब्जेक्ट, ऑन एन ऑब्जेक्ट, यहाँ हमने ऑन एन ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर दिया ये। और उसके बाद सेम इज नोन एज द फोर्स ऑफ बर्न्स। समझ आया? द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज द फोर्स ऑफ बर्न्स। ठीक है। और इसमें थोड़ा सा और अगर इसे एलोबरेट करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर on an object when it is immersed in water partially or fully is known as the force of buoyancy। ठीक है, तो ये भी इसमें ऐड किया जा सकता है अगर आप इसे अपनी डेफिनेशन को और अच्छे से बनाना चाहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे लिखा है देखो लास्ट पैराग्राफ है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द buoyant फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ बॉडी। तो अभी तक हम buoyant फोर्स के बारे में तो पढ़ रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट जो वेट है वो कितना होगा, एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड कितना होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी। इज द सेम इन ऑल फ्लूइड्स फॉर अ गिवन बॉडी। डू ऑल बॉडीज इन अ गिवन फ्लूइड एक्सपीरियंस द सेम पॉइंट फोर्स। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कंटेन्ड इन आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टेटेड एज फॉलोज। और इस रीडिंग का जो सबसे पावरफुल प्रिंसिपल है, जो सबसे पावरफुल डेफिनेशन है, वो है ये वाली। तो इस डेफिनेशन को आपने बिल्कुल अच्छे से, मैं कहूंगा, रटना है। ठीक है, लर्न बाय हार्ट। व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड फुली और पार्शियली इन अ फ्लूइड, it experiences an upward force that is equal to the weight of the fluid displaced by it। ठीक है, ये डेफिनेशन आपको अच्छे से याद करनी है। You have to learn this definition। और इसका मीनिंग ये है कि जब भी हम किसी बॉडी को, किसी ऑब्जेक्ट को वाटर में इमर्स करते हैं, तो वो बॉडी जितना भी वाटर डिस्प्लेस करती है और उस वाटर का जितना भी वेट होता है, उस वेट के बराबर फोर्स उस बॉडी के ऊपर काम करता है पॉइंट फोर्स की फॉर्म में। ठीक है, यानी जितना पानी हटेगा या जितना लिक्विड हटेगा, उसका जो भी वेट होगा उतना ही फोर्स वो लिक्विड उस बॉडी के ऊपर लगाएगा। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है नाउ यू कैन एक्सप्लेन व्हाई अ फर्दर डिक्रीज in the elongation of string was not observed in activity 10.7 as the stone was fully immersed in water। अब एक बार जब पूरा स्टोन डूब गया तो फिर तो नहीं बढ़ने वाला पॉइंट फोर्स, क्योंकि एक बार जब पूरा स्टोन डूब गया तो जितना वॉल्यूम उसने कवर करना था उसने सारा कवर कर दिया। तो उसके बाद फिर जो पॉइंट फोर्स है वो नहीं बढ़ेगा। ठीक है, आर्किमिडीज के बारे में दे रखा है, पढ़ लेते हैं। आर्किमिडीज वाज अ ग्रीक साइंटिस्ट। He discovered the principle subsequently named after him after noticing that the water in a bathtub overflowed when he stepped into it. He ran through the street shouting Eureka, which means I have got it. This knowledge helped him to determine the purity of the gold in the crown made for the king. His work in the field of geometry and mechanics made him famous. His understanding of levers, pulleys,
wheels and axle helped the Greek army in its war with Roman army. ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन रहे हैं आर्किमिडीज, तो उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी थी, हमने पढ़ी। इसके बाद आगे पढ़ते हैं हम। आगे दे रखा है आर्किमिडीज प्रिंसिपल हैज मेनी एप्लीकेशन। ओके, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है उसमें उसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, और जिनमें से कुछ एप्लीकेशंस के बारे में हमें बुक में दे रखा है और कुछ के बारे में हमें आगे बताया जाए। It is used in designing ships and submarines. Lactometers, which are used to determine the purity of a sample of milk, and hydrometers used for determining density of liquids are based on this principle. ठीक है, तो दूध की प्योरिटी में ये प्रिंसिपल यूज हो रहा है, लिक्विड की डेंसिटी में ये प्रिंसिपल यूज हो रहा है, और किस तरीके के शिप्स और सबमरीन्स की डिजाइन होनी चाहिए उसके लिए भी यही प्रिंसिपल यूज हो। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, और ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ओके, तो इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ये रिलेटिव डेंसिटी। तो डेंसिटी हम पढ़ चुके हैं, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। अब हम पढ़ेंगे रिलेटिव डेंसिटी, तो एक छोटा सा टॉपिक है, ये हमें पढ़ना है। ओके, तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है जान लेते हैं। As you know, the density of a substance is defined the mass of a unit volume. The unit of density is kilogram per meter cube. The density of a given substance under specified conditions remains the same. Therefore, the density of a substance is one of its characteristic property. यानी कि डेंसिटी तो डेंसिटी है, वो कम या ज्यादा नहीं होती, तो ये एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। It is different for different substances. For example, the density of gold is 19,300 kilogram per meter cube, while that of water is only 1,000 kilogram per meter cube. The density of a given sample of a substance can help us to determine its purity. ठीक है, जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये प्योरिटी में हेल्प करता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, और अब हमने जाना कि डेंसिटी भी उस काम में यूज हो चुकी है। अब लास्ट की कुछ लाइनें रह गई हैं, उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। ये देखिए, इट इज ऑफन कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इन कंपैरिजन विद दैट ऑफ वाटर। द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज द रेशियो ऑफ इट्स डेंसिटी टू दैट ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला मिल गया आपको जाते जाते, और ये फॉर्मूला अभी आपने लिखना है और इसे याद करना है। क्या है? रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। आगे लिखा है सिंस द रिलेटिव डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ सिंपलर क्वांटिटीज इट हैज नो यूनिट। तो अगर क्वेश्चन आता है कि राइट द यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे सिंस द रिलेटिव डेंसिटी इज अ रेशियो ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज देयरफॉर इट हैज नो यूनिट। ठीक है, तो इसका कोई आंसर नहीं होने वाला है। बात क्लियर हो गई? ओके, तो यहाँ ये चैप्टर हो जाता है आपका खत्म। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसके इंटेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, बैक एक्सरसाइज करने वाले हैं, और जब तक ये नेक्स्ट वीडियो नहीं आता तब तक ये चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ना है, समझना है। ठीक है, कोई दिक्कत आती है तो इस वीडियो से आप हेल्प ले सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते। ठीक है, एक काम और कर सकते हैं आप, अगर आप करना चाहें तो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कजिन्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, जिससे उनके पास भी ये इंफॉर्मेशन पहुंचे। ठीक है, वो भी अच्छा कर सके अपनी स्टडी। ठीक है, चलो फिर तब तक, जब तक हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए
अच्छे से अपना काम करते रहिए, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा स्कोर कीजिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना बहुत बहुत जरूरी है। ओके, थैंक यू।